Hello students, welcome to my channel. Today I will be taking class 10th history and today's chapter is nationalism in India. In my previous video we have covered the topic the role of Gandhiji and the idea of Satyagraha according to Gandhiji. Okay, then we move on to the next topic. It was about Rowlatt Act. After that we have covered the incident related to Jallianwala Bagh massacre. What do you mean by Khilafat movement? Okay, and then what according to Gandhiji non-cooperation movement and how it was unfolded. Now today we start with a new topic, explain the role of middle class in non-cooperation movement. बच्चों मैं ये जो क्वेश्चन है पैराग्राफ वाइज बना रहा हूँ एंड डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको भी इसको देखना है। आपकी लैंग्वेज अपने अनुसार हो सकती है, यू कैन हैव योर ओन लैंग्वेज, बट द पॉइंट इज़ मोर और लेस द सेम. These are all from the textbook and according take care, be sincere. So this question today we will discuss is about role of middle class in non-cooperation movement. में जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स लॉयर्स दे लेफ्ट देयर जॉब्स. काउंसिल इलेक्शंस थे उसका भी बॉयकॉट किया गया. मद्रास में सिर्फ जस्टिस पार्टी ने इसका बॉयकॉट नहीं किया क्योंकि जस्टिस पार्टी ब्राह्मणों के अपोजिशन में बनी गई थी और उनको ये लगा कि ये सही मौका है, इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द राइट टाइम टू एंटर द पॉलिटिक्स एंड टू मूव अवे द ब्राह्मण्स मोनोपोली. ओके, so this was just a small question, it will be there in your 3 marks. What was the role of middle class towards non-cooperation movement? Next question is about the economic front, the impact. On the economic front, the foreign goods were boycotted and burnt. Okay, liquor shops को ब्लॉक किया गया, उसकी घेराबंदी की गई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, विदेशी सामान का आयात आधा हो गया. जो फॉरेन गुड्स थे उनका जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया, खास करके कपड़ों का. 1921 से 1922 के बीच जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया. ओके, और जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स था इसको इस समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, इनको फ़ायदा मिला और उनका प्रोडक्शन डबल हो गया. तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द रीज़न फॉर द मूवमेंट टू स्लो डाउन. खादी क्लोथ थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे बिकॉज इनको जो बनाने का जो तरीका था और जो प्रोडक्शन था उसमें काफ़ी पैसा लगता था, मेहनत लगती थी, और जो पुअर पीपल थे इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने का मतलब था कि गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन भी नहीं बना रखे थे, जिससे कि जो खादी को अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो दूसरे कपड़े भी उनको मिलने चाहिए. तो ये एक इतना आसान नहीं था इनको बॉयकॉट करना, इस कारण भी ये मूवमेंट जोर नहीं पकड़ा और स्लोली 1 से 2 साल में ये मूवमेंट डाई डाउन हो गया. स्टूडेंट्स टीचर्स दोबारा अपने काम पे लौट आए और जो लॉयर्स थे अगेन दे जॉइन बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट्स. तो ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द मूवमेंट टू स्लो डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी नेक्स्ट पैराग्राफ से है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका आप कंट्री साइड में क्या इम्पैक्ट हुआ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड. तो यहाँ पे एक अवध का ऊपर एक किताब में डिस्कस किया गया है. अवध के जो किसान थे उनको बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए. वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे, उनको फिजी काम करने के लिए ले जाया गया था ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ये जो मूवमेंट था अवध में ये ताल्लुकदारों और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चल रहा था, इस बात को आपने बहुत ध्यान देना है. और आप जानते हैं कि ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स का जो रवैया था किसानों के प्रति वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ऑप्रेसिव था. ताल्लुकदार और जो ज़मींदार थे वो उनसे हाई रेंट लेते थे और कि उन पे सेस लगाते थे, टैक्स लगाते थे, उनसे बेगार करवाया जाता था और उनको काम के पैसे भी नहीं दिए जाते थे. इसके अलावा उनको ज़मींदारों के घरों में बेगार का काम करना पड़ता था जिसके बदले उन्हें कोई पैसा और मेहनताना नहीं दिया जाता था. ये जो
जो उनके रोष था, ये जो गुस्सा था, इसके खिलाफ वो लोग इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ गए अवध में। क्योंकि उनको जो लीज़ पे ज़मीन दी जाती, लीज़ की ज़मीन पे ज़मींदारों के यहाँ जो वो काम करते थे, तो ज़मींदार उन्हें कभी भी उनको उस ज़मीन से बेदखल कर लेते थे। ये ज़मींदार का इसलिए करते थे क्योंकि उनको बेदखल कर लेते थे क्योंकि वो उस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक ना बता दें। ये जो गुस्सा था, इस गुस्से के कारण उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया और इसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये आपको बहुत ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवध में। पीजेंट्स मूवमेंट जो किसान आंदोलन चला, उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे जो रेवेन्यू जो डिमांड है वो घटाई जाए और हमसे जो बेगार करवाया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। तो इसके विरोध में बाबा रामचंद्र ने क्या किया, जो क्रूर जमींदार थे, जो ऑपरेसिव जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनका सोशल बॉयकॉट किया गया। पंचायत बुलाई गई, पंचायतों को ऑर्गेनाइज़ किया गया, उन्होंने उन जमींदारों का बॉयकॉट किया और उनकी बेसिक सर्विसेज जो थी वो उसको सब ख़त्म कर दिया, हाँ, काम करने से मना कर दिया। अक्टूबर 1920 में अवध में एक अवध किसान सभा बनती है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। 300 ब्रांचेस पूरे एक महीने में अवध में बना दी जाती है। जब कांग्रेस इस काम को पूरे क्षेत्र में फैला रही होती है एक मूवमेंट के तौर पे, और पीजेंट्स क्या डिमांड कर रहे होते हैं, अपनी जो रेवेन्यू की डिमांड थी उसको मांग रहे होते हैं कि रेवेन्यू की डिमांड कम की जाए, लेकिन उनके सामने जो दीवार बन के खड़े होते हैं और जिनका प्रभुत्व कांग्रेस में भी था वो थे जमींदार और लैंडलॉर्ड्स, और ये जो रियल विलन थे। इसके विरोध में पीजेंट्स क्या करते हैं, पीजेंट्स अटैक करते हैं जमींदारों के घरों को, बाज़ार को लूटा जाता है, और जो लोकल लीडर्स थे वो गांधी जी के नाम पे किसानों को ये बोलते हैं, अवध के किसानों को, कि यस दे आर डूइंग द जस्टफुल थिंग, क्योंकि उनका जो मुद्दा था कि कोई टैक्स नहीं देना है और ज़मीन जो है वो गरीब किसानों को बांट दी जाएगी। उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नारा दिया था, और जो आंदोलन चलाया गया था उसको अवध के किसानों ने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया, और इन सब के पीछे महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल भी बारडोली गुजरात में एक बारडोली सत्याग्रह चलाते हैं, ओके, कि लैंड रेवेन्यू ना बढ़ाया जाए। तो ये जो क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ अवध पीजेंट्स विच वर लीड बाय बाबा रामचंद्र टुवर्ड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट किया, और महात्मा गांधी के जो आइडिया ऑफ स्वराज था उसको कैसे समझा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। गुदेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया गया 1920 में। इसमें ये जो स्ट्रगल थी ये कांग्रेस ने अप्रूव नहीं करी थी, क्योंकि गांधी जी का जो मंत्र था वो था सत्य और अहिंसा, उनका मूल मंत्र था, और नॉन वायलेंट रूप में ये आंदोलन को चलाना चाहते थे। लेकिन जो गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के कारण, उनकी नीतियों के कारण बहुत त्रस्त थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आदिवासियों को जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी, उनको वहाँ पे एंटर करने से मना कर दिया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स द्वारा। वो लोग अपने जानवरों को जंगल में ग्रेज करने, चराने नहीं ले जा सकते थे, ना ही वो फायरवुड, लकड़ी और अन्य चीज़ें वहाँ से, फल वहाँ से एकत्र कर सकते थे। कारण से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उनको लगा कि उनके जो पुश्तैनी अधिकार हैं, ट्रेडिशनल राइट्स हैं, उसके ऊपर अंग्रेज़ सरकार ने उनके ऊपर एक तरह से दखलंदाजी करी है। इसके अलावा जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने उन आदिवासियों को ज़बरदस्ती बेगार करवाया कि तुम सड़कें बनाओ, और इसके विरोध में उन्होंने हथियार उठाए और विरोध किया।
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द गुदेम हिल ट्राइबल पीपल टुवर्ड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू देम द आइडिया ऑफ स्वराज। अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उन्होंने ये अपने बारे में ये घोषणा करी कि उनके पास भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ी पावर है, जिससे वो सही सही गणना कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और लोगों को ठीक भी कर सकते हैं। अब उनके ये क्लेम से क्या हुआ, काफ़ी सारे आदिवासी थे वो उनकी बातों को मानने लगे, क्योंकि वो उनके एक बड़े नेता थे, और उन्होंने ये भी क्लेम करा कि उनके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं होगा। अल्लूरी सीताराम राजू। जिन जंगलों में आदिवासी रहते थे उनके जीवन यापन के ऊपर जो ब्रिटिश नीतियों ने दखलंदाजी करी थी, दे रिवोल्टेड एंड दे क्लेम दैट अल्लूरी सीताराम राजू इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो भगवान के अवतार है। राजू ने गांधी जी की बहुत बड़ी बातों को प्रचार प्रसार किया, और जो आदिवासी लोग थे उनको बोला कि आप खादी पहनिए और आप शराब को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बातें तो उसने पॉजिटिव करी, लेकिन उन्होंने गांधी जी का नाम लेके वॉयलेंस को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर हमें अपने हक चाहिए तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। अब जो गुदेम के ट्राइबल लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करी और पुलिस वालों पे भी हमला किया। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया, उनको फांसी दे दी गई और वो एक हीरो के रूप में अमर हो गए। ये संघर्ष था अल्लूरी सीताराम राजू का। दिस क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर 3 to 5 मार्क्स। राइट अ नोट ऑन अल्लूरी सीताराम राजू towards the movement of non-cooperation. And another question, combined question can be there, what was the interpretation by the tribal people of Andhra Pradesh towards their idea of Swaraj. Another question in continuity is how the movement spread in plantation area. चल रहे हैं कि स्वराज के आइडिया को जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया। अब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो चाय बागान में काम करते थे से इंटरप्रेट किया। असम में जो काम करने वाले, जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने ये माना कि जो स्वराज का मतलब है कि वो आप अपने एरिया में कहीं भी घूम सकते हैं, एंड उनको क्योंकि एक कन्फाइंड स्पेस में ही रखा जाता था, उन्हें चाय बागान छोड़ के कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने ये समझा कि इसका मतलब है कि वो दोबारा से अपने एंसेस्टर विलेज जा पाएंगे, अपने पुरखों की ज़मीन से संपर्क कर पाएंगे। लेकिन जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच ईयर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास, जो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी, चाय बागान को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते। जब ये न्यूज़ स्वराज की जो गांधी जी ने स्वराज आंदोलन चलाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, तो उन्होंने क्या किया, इस कानून को तोड़ना शुरू किया। अथॉरिटीज़ को उन्होंने हुक्म की अवहेलना करी, दे डिफाइड द अथॉरिटीज़, और उन्होंने चाय बागान को छोड़ के सीधा अपने घर चले गए। उनके मुताबिक उन्होंने बोला अब गांधी राज आ गया है, और इस गांधी राज में वो सबके सब लोग अपने घर जाएंगे और सबको अपने गाँव में ज़मीनें मिलेंगी, उनको सबको अपने गाँव में ज़मीनें मिलेंगी। दे विल बी गिवन द लैंड्स। ओके, दे वर स्ट्रैंडेड। लेकिन क्या हुआ, वो लोग बीच में ही उनको पकड़ लिया गया। जब वो रेलवे से जा रहे थे और स्टीमर से जा रहे थे, उनकी बुरी तरह पिटाई की गई और पुलिस के द्वारा। ठीक है, ये जो सारी शॉर्टकमिंग्स थी ये इसलिए थी कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन का साधन नहीं थे और अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलती थी। लोग अपने हिसाब से हर एक बातों को इंटरप्रेट करते थे। तो ये जो क्वेश्चन है, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स ने इस स्वराज के आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट किया। बट द कॉमन आइडेंटिफाइंग फैक्टर क्या था इन सब बातों में, जो एक आशा की किरण क्या थी कि जो स्ट्रगल हो रहा था, कम से कम वो गांधी जी के नाम पे एक लोग स्वराज के नाम पे एकजुट हो रहे थे, स्वतंत्र भारत का नारा लगा रहे थे, और वो
ब्रिटिश हुकूमत की जो बेड़ियाँ थी उसको फेंक देना चाहते थे। दिस वॉज द यूनिफाइंग फैक्टर एंड द स्ट्रगल ऑल दीज पीपल, चाहे वो गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश हो, अवध के बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में अवध के किसान हों, फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी हों, या जो प्लांटेशन वर्कर्स हो, इन लोगों ने अपने हिसाब से इस आंदोलन को देखा। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप अपने फीडबैक मुझे दीजिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड कीप गिविंग मी योर फीडबैक्स।